में महायुति की महाविजय। न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है। बीजेपी की जीत प्रचंड, अघाड़ी खंड खंड। जो नतीजे सामने आए उसका ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। जीत बेमिसाल, फडणवीस के सिर होगा ताज। पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। शिंदे के सिर सेहरा या सीएम होगा नया चेहरा। महाराष्ट्र में लाडली बहनें बनी गेम चेंजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हुई है और महाविकास अघाड़ी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के नतीजों में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी 132 सीटों पर अकेले जीत चुकी है या आगे चल रही है, क्योंकि अभी फाइनल नतीजों को आने में कुछ वक्त और लगेगा। 89% के स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 148 सीटों में से 132 सीटों पर जबरदस्त जीत या तो हासिल कर रही है या हासिल कर ली है। वहीं झारखंड पर भी एक नजर रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने वहां पर 55 सीटों के साथ एक तरफा तरीके से ये चुनाव जीत लिया है। 25 सीटें सिर्फ एनडीए की झोली में आई हैं। लेकिन महाराष्ट्र पर नजर डालते हुए महायुति में अब चर्चा इस बात को लेकर है कि सीएम कौन बनेगा। क्या बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो पहले से एक फॉर्मूला चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे हो अजित पवार हो दोनों का ही 69% 69% स्ट्राइक रेट है। 56 सीटें 81 में से जहां पर एकनाथ शिंदे आगे हैं, तो वहीं पर 41 59 में से जहां पर अजित पवार की पार्टी आगे है। बीजेपी सरप्राइज देते हुए सीएम के लिए कोई नए चेहरे का भी ऐलान कर सकती है क्या, ये सवाल उठ रहा है। अजित पवार से शिंदे तक सभी यही कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मिली विकास जिस तरह से उस पूरी गठबंधन को जनता ने नकारा है, उसको पचा नहीं पा रही है शिकस्त को, क्योंकि अब वो ठीकरा फोड़ रहे हैं अन्य कारणों पर। संजय राउत जैसे नेता नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं पता नहीं जनता ने जिताया कि ईवीएम ने जिताया। महायुति की जीत में लाडली बहन गेम चेंजर साबित हुई। सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल किया, जादू की छड़ी चलाई कि महाराष्ट्र की पूरी बाजी पलट के रख दी। अब जीत के गुलाल के साथ महाराष्ट्र में भगवा लहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये परचम आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने धारदार तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। अब पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया है और बड़ा हमला किया है इस जीत के बाद महायुति पर। वो ये कह रहे हैं, नतीजों पर कांग्रेस का बयान है, चुनावी पारदर्शिता को लेकर वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हम जीतते हैं, वहां बराबरी का मौका, झारखंड में बराबरी का मौका मिला तो हम जीते। चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब दे, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। ये आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा।
जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। तो चुनावी पारदर्शिता को लेकर पवन खेड़ा बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है झारखंड में प्लेइंग लेवल फील्ड हमें मिला, वहां हम जीत गए, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये नतीजे साफ ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, प्रचंड जनादेश जिसमें 89% के स्ट्राइक रेट के साथ वो 148 में से 132 सीटों पर फिलहाल आगे है या जीत गई है सीटें। वहीं पर एकनाथ शिंदे को अगर आप देखें तो इन नतीजों ने शिंदे की शिवसेना को बाला साहब की असली विरासत भी सौंप दी है। आज हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पवार वर्सेस पवार की फाइट में आप देख ही रहे हैं कि शरद पवार के कद के नेता की पार्टी का क्या हाल हुआ है। 10 सीट तो यहाँ 41 सीट 69% स्ट्राइक रेट से अजित पवार लाए हैं। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ रही है एकनाथ शिंदे गुट से। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार हमारे साथ एनालिसिस में जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा ले। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊं। 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने इस शायरी के जरिए अपने दिल की बात कह दी थी। वाकई महाराष्ट्र में बीजेपी की आंधी नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री से पूरे सूबे में भगवा परचम लहरा रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे महायुति में जश्न बढ़ता गया। महायुति की प्रचंड जीत सुनिश्चित होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की होली खेली। देखिए कैसे शिंदे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गुलाल डालकर आभार जता रहे हैं। शिंदे के घर के बाहर भी सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल पर थिरकते नजर आए। जीत का गुलाल उड़ रहा था और महाजीत का जयघोष हो रहा था। मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के गठबंधन वाले महायुति में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, अभी उसका इंतजार है। महायुति के तीनों दलों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए फडणवीस के साथ शिंदे और अजित पवार भी सीएम के चेहरे पर खुलकर नहीं बोल रहे। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी, हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं
उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने आज तक से बातचीत में कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। हमने आपको बोलते हुए सुना, मुख्यमंत्री पद को लेकर आपको सवाल पूछे जा रहे थे। क्या लगता है कहां तक ये बात जा पहुंचेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति के बाकी पार्टनर्स को साथ में लेकर जाकर सीएम पद पर दावा ठोकेगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेगी, कि अभी भी चर्चा होना बाकी है? हमने जनता का धन्यवाद किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सरकार का मुखिया कौन होगा, ये एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक तय कर लेंगे। उधर विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अघाड़ी के नेता किंतु परंतु के साथ नतीजों पर सवाल उठाते दिखे। ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। क्या कमी रह गई? कैसे हम जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए? कहां कम रह गए? हमारा तीनों महाविकास आघाड़ी में कहां समन्वय में कमी रह गई? क्योंकि आखिरी दिन तक 20 तारीख को वोटिंग थी और आखिरी दम तक भी ये हम नहीं समझ पाए, आखिरी दिन तक कि हम हार रहे। महाराष्ट्र में महायुति को मिली अप्रत्याशित जीत से विपक्ष के साथ बीजेपी भी हैरान है। महायुति में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% से भी ऊपर आता दिख रहा है। सवाल है कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद अचानक से बीजेपी ने बाजी ही पलट दी और महाविकास अघाड़ी को धोबी पछाड़ दांव से चित कर दिया। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ गए। अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजित गुट के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक, शशि शेखर जी खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायना एनसी जी तो उम्मीदवार भी थी, लेकिन हार क्या जीत क्या सब राजनीति में सब चलता रहता है। शायना एनसी जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनको भी दिखा देते हैं, उसके बाद पहला सवाल लेंगे। मुझे लगता है सुधांशु जी आपसे पहला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, ये तो सच है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मतलब अगर 89% बच्चा लेके आए तो उसको पॉलिटिक्स में जबरदस्त माना जाता है। ये स्ट्राइक रेट ऐसा है आपका, 148 में आप 132 सीट जीत गए हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते आप लोगों ने 5 बड़ी चीज बताई है जो ऐसी की जो इस जीत के पीछे की वजह बनी। दूसरा, क्या देवेंद्र फडणवीस और आपके कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा या आपको बिहार जैसा एक नीतीश कुमार यहां भी मिल गए? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा से अब तक हमने क्या किया और क्या विपक्ष ने किया, उस कारण से भी कुल मिला के रहा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सब वही थे जो लोकसभा में थे। एक बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, हो सकता है हमारे समर्थक या वोटरों को उस समय कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, इस कारण से बहुत से लोग वोट डालने नहीं आए। आज समझ में आता है कि जो 5% ज्यादा वोटिंग हुई वो हमारी हुई थी, हमारी रह गई थी उस जमाने में। दूसरी बात यह भी एक बात थी कि एक भ्रम का वातावरण फैलाने में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सफल रही थी। और एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था, मुझे लगता है जनता अब उसको पूरी तरीके से समझ गई। इस दरमियान हमारी सरकार ने जो विकास के शानदार काम किए, हमारी पार्टी के संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जिस ढंग से उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके प्रति जनता का जो विश्वास है वह दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक गौरव का भाव भी दिखाई पड़ा। जो कुछ बिखराव करने का प्रयास किया जाता था, जनता को वह भी समझ में आया। तो मुझे लगा एक जो भ्रम जाल बनाया गया था
वह पूरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है हरियाणा के बाद जो कुछ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा है। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की अभूतपूर्व विजय हुई है, मेरे विचार से हम लोग भी विश्लेषण करेंगे कि इस प्रकार का हमें प्रचंड समर्थन मिला तो अंजना जी एक या दो कारण नहीं होंगे, उसके कई कारण होंगे और इस पे ईमानदारी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अभी देवेंद्र फडणवीस जी का वो बड़ा फेमस शेर सुनाया जा रहा था ना कि मैं समंदर हूं, मुझे उतरता समझकर घर मत बसा लेना, मैं लौट के आऊंगा। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन हुआ, जो रंगत बदली है लोकसभा से यहां तक, उसको एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मोदी जी की तरफ से समझ लीजिए, भाजपा की तरफ से समझ लीजिए, महायुति की तरफ से समझ लीजिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। और अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो असल में देवेंद्र फडणवीस ने एक वक्त पर कहा था वो ये था कि मेरे पानी को उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बनाना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। ऑडियो किसी का रिटर्न आ रहा है। 132 अतुल लोंढे पाटिल साहब, ये आपको भी ईवीएम ही दिख रहा है? देखिए अंजना जी, अभी जितना विश्लेषण किया इन्होंने, क्या समंदर वमंदर वापस लौट के आया वगैरह वगैरह जो भी है, हमारे नागपुर में तो नागनाला है जिसमें कई घर बहते हुए हमने देखे हैं और उसके बाद 132 चुन के आते हुए भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये मुझे जान लेना कि ये भ्रमजाल जो है ये झारखंड में चल गया और ये भ्रमजाल महाराष्ट्र में नहीं चला। तो भ्रमजाल है या नहीं है ये एक बार ये लोग तय कर ले और फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। मुझे लगा सुधांशु जी बड़े सुलझे हुए हैं, जानकार भी है, ज्योतिष भी है, मैंने सुना है, वो कुछ जानते हैं। वो भी पहले इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि हमारा 132 आएंगे, हम 250 क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आज बोल रहे। एक बात है, हम लोग इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या हुआ है वो भी देख लेंगे। लेकिन कुछ सवाल मैं भी आज खड़ा करना चाहूंगा आपके माध्यम से अंजना जी। देखिए, महंगाई चरम पर है, घर चलाना मुश्किल है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर कुछ चरम पर है, एकदम चरम पर है। किसान के फसल को दाम नहीं है। सोयाबीन 4,892 एमएसपी है, 3,200 में बेचना पड़ रहा है, लेकिन वही किसान को और आम आदमी को वही तेल जो है 200 रुपए किलो से खरीदना पड़ रहा है। हर 15 किलो का एक पीपा होता है, उसके ऊपर जो है उसको 40 से 50 रुपए जो है ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बनते रहे। 64,000 महिलाएं साल की गायब है महाराष्ट्र से। बदलापुर में हमने कितनी चर्चाएं की, पूना, अकोला, नासिक, कई जगह, नागपुर, कई जगह महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चों पे अत्याचार हुए और सुरक्षा का मुद्दा हमने उठाया था। तो उनको जो है ये भ्रमजाल लगता है। तो देखिए, प्रचंड बेरोजगारी महाराष्ट्र में, यानी 17,000 कांस्टेबल के पद के लिए 48 लाख फॉर्म भर रहे। एग्जाम्स नहीं हो रही, 5 साल के लोगों बच्चों के उम्र जो है वो निकल रही, एज बार हो रहे बच्चे, पोस्ट नहीं आ रही है, एग्जाम आती है तो पेपर लीक होते हैं। क्या इन सब मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? अब राहुल जी के बारे में ये लोग कहते हैं, क्या राहुल जी ने क्या कहा था? हम सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, महालक्ष्मी में हम 3,000 रुपए देंगे, 3 लाख रुपए तक किसान का कर्जा माफ कर देंगे, कपास की नीति तय करेंगे, कपास और प्याज की और आयात निर्यात में स्थिरता लाकर किसान को दाम मिले, इसकी कोशिश करेंगे। 2013 के लेवल पे भाव है, 2013 के लेवल पर अंजना जी, सोयाबीन के, कपास के और सारे फसल के। इसी महाराष्ट्र के, हमारे विदर्भ के दाबड़ी से यवतमाल के देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 50% ज्यादा दूंगा एमएसपी से, 1.5 गुना ज्यादा दूंगा कहा था। आज तक दे नहीं पाए, 1,600 रुपए ज्यादा कम मिल रहे हैं। तो ये आदमी को एक भरोसा किस चीज पर करेगा? और मैं कहता हूं लोकतंत्र में जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो चुनाव में अहम होता है। एक काउंटर क्वेश्चन है, देखिए ये डेसिमेशन है, आप उसको समझिए। अगर 51 सीटें सिर्फ आ रही हैं, आप बार बार कह रहे हैं जमीन पर ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं आपके सामने बताती हूं, चाहे साहिल जोशी हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे संजय कुमार हो, ये 3-4 एनालिस्ट लगातार कह रहे थे, जिन्होंने कहा कि हाँ महायुति की सरकार उनको बनती हुई दिख रही है हरियाणा के बाद, बावजूद इसके कि हर कोई बहुत सोच समझ के अपने गेस को, नो वन इज स्टिकिंग हिज नेक आउट, कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा सामने आकर नहीं बोल रहा है, फिर भी इन लोगों ने महायुति की सरकार आते हुए देखी थी, ओपनली बोला था। मैं इसलिए बचती हूं इससे क्योंकि मैं अपने संस्था की तरफ से एक कुछ भी, हम लोग जो एग्जिट पोल भी दिखाते हैं, सी वोटर का दिखाते हैं, लेकिन इन 3-4 एनालिस्ट ने कहा था
ये लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा, नहीं समझ में आया। क्या नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी वजह है? नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी में कमी रही। और महाराष्ट्र में करारी हार पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उस पर आप अपनी जानकारी दे दीजिएगा। दरअसल अब एक्स पर पोस्ट लिखना चाहिए, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। नतीजों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। देखिए, आपके नेता भी, मुझे लगता है अगर ये पूरा उनका ट्वीट है तो ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि हमें इस हार का विश्लेषण करना होगा, ये अप्रत्याशित हार है। ऐसे में बताइए, कहना कि झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, यहां नहीं मिला। मैंने तो आपके सामने 3-4 नाम ले लिए। ये तमाम जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कह रहे थे कि वहां पर महायुति की सरकार बन रही है। बहुत बड़ा बस था लाड़की योजना का। आप लोग लेट से जागे, बोले 3000 देंगे महालक्ष्मी योजना में, तो आप लोग भी भांप गए थे कि इस गठबंधन की जो लोकप्रियता है इनके नेताओं की, वो बढ़ी है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या शिंदे हो या अजित पवार। अतुल जी, छोटा सा देखिए अंजना जी, आप जो बात कर रहे हो उन्हीं सब इन्हीं सब एनालिस्ट से हम भी बात कर रहे थे। फिर कल तक कांटे की टक्कर थी, आज एकदम से 17 सीटें कैसे आ गई हमारी? पूरी 288 आ जानी चाहिए थी महागठबंधन की, वही बचा के रखा है उन्होंने थोड़ा सा। तो ये तो चर्चा नहीं थी कि लैंडस्लाइड होगा, 132 आएंगे 152 में से। लैंडस्लाइड की चर्चा तो नहीं, ये चर्चा तो कहीं नहीं थी। कांटे की टक्कर है, इसी तरह की चर्चा थी। नहीं, लैंडस्लाइड की चर्चा नहीं थी, कांटे की टक्कर की चर्चा थी। कोई कह रहा था 137 आएगा महाविकास आघाड़ी और 144 आएगा महायुति, इसी तरह की चर्चा थी। मैं तो सारे मुद्दे गिना रहा हूं कि ये मुद्दे महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में पार्टियों की तोड़फोड़ जिस तरह से की है, जिस तरह से राज्यपाल ने अपनी भूमिका अदा की है, ये सारे पे तो महाराष्ट्र के जनता नाराज थी। भाजपा की हिम्मत नहीं हो पाई है कि उन्होंने बॉम्बे, पुणे, नागपुर जैसे 10 बड़े कॉर्पोरेशन जो है वहां पर चुनाव नहीं ले पाए थे। उसके बाद तो हर चुनाव वो हारे हैं 2019 के बाद। एक हाथ दूसरा अपवाद के लिए छोड़ दो, हर चुनाव हारी इनकी हिम्मत नहीं हुई है। तो इसीलिए जो आप रिजल्ट कहते हैं, राहुल जी ने भी जो कहा है कि अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित है, विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे ना विश्लेषण के लिए, हम सारी वो चीजें सामने रखेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की परिस्थिति ग्राउंड पर भी ऐसे नहीं थी कि इतना बड़ा इनको जीत मिल जाए। अब अभी सेंट्रल नागपुर देखिए, हम देख रहे हैं, सेंट्रल नागपुर देखिए, साउथ नागपुर देखिए, हम सब अप्रत्याशित कह रहे। सुधांशु जी, एक छोटा सा इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अप्रत्याशित जीत इसे कह रहे राहुल गांधी। हालांकि झारखंड में उन्होंने बड़ी जीत इसे जल, जंगल, जमीन की बताई है, उसकी रक्षा की जीत बताई है। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं, हम विश्लेषण करेंगे और प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों को उनके समर्थन और कार्यकर्ताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। अप्रत्याशित जीत, आपका रिस्पॉन्स सांसद जी? देखिए राहुल, बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व पराजय, हमारे लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। परंतु अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो विश्लेषण करेंगे और अतुल जी यहां बैठकर लंबा विश्लेषण दे रहे हैं। परंतु वो किस आधार पर कह रहे थे, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रचंड महंगाई है, प्रचंड बेरोजगारी है। 6.7% की महंगाई की दर है, जो कि अभी 2 महीने में बढ़ी है। और दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, जब इनकी सरकार आई 2011-12 में 10.5 और 11% महंगाई थी, यानी इससे डबल थी। मगर यह प्रचंड महंगाई और वो प्रचंड महंगाई नहीं थी। और वैसे अतुल जी आपको बता दूं, इस देश के इतिहास में प्रचंड महंगाई 26% तक रही है, 26% 1974 में, और दर्जनों बार कांग्रेस के रिजीम में 10% से ऊपर रहती थी। इसलिए ठीक है, वो एक फैक्ट है। और जहां तक विश्लेषण की बात है, तो मैं अंजना जी ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, इनके विश्लेषण तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि 26/11 का हमला था और इनकी सरकार ने कहा कि वो हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता करे थे आरएसएस ने करवाया। अब भैया ऐसे विश्लेषण कर करके आप निष्कर्ष निकालेंगे महाराष्ट्र के बारे में, और ऐसे ही आप निष्कर्ष मालेगांव पे निकाल रहे थे, ऐसे ही निष्कर्ष अलग अलग निकाल रहे थे। तो अगर ऐसा विश्लेषण करेंगे तो फिर मानी हुई बात है कि आप जनता के सामने धरातल पर औंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि ईमानदारी से एक छोटा सा जवाब देना चाहिए। और यहां मैं एक बात पुनः कह दूं जो मैंने सवेरे कही थी, हम एक शब्द कहते हैं, एक बात और कह दूं अतुल जी, तब आप जवाब दीजिएगा। विचार और परिवार। महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि वो विचारधारा की विरासत के साथ खड़ी है, विचारधारा छोड़कर परिवार की विरासत का दावा करने वालों के साथ नहीं खड़ी है। शिवसेना के संदर्भ में बात दूध के दूध, पानी के पानी की तरह साफ हो गई। तो जी एक छोटा सा रिस्पॉन्स देखिए ना, जो हमने ग्राफिक्स बनाए एक बार जल्दी से दिखाइए। सीधी टक्कर, जब सेना वर्सेस सेना की लड़ाई हुई, 39 सीटों के सीधी टक्कर हुई है, तो शिंदे साहब 26 सीटों पर जीते और उद्धव साहब 13 सीटों पर। ये सेना वर्सेस सीने हम कह रहे हैं, साउंड आ रहा है। 39 सीटों पर सेना वर्सेस सेना। देखिए एक सेकंड सर, वही पवार वर्सेस पवार 34 सीटों पर 27 सीटें अजित पवार जीते हैं
और 7 शरद पवार। ये देखिए सेना वर्सेस सेना में आप देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जिसमें 34 सीटों पर सीधी टक्कर, यहां 27 अजीत जीत रहे हैं, शरद पवार 7 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी टक्कर, जहां पर 67 सीटों पर आई है, वहां पर 55 सीटों पर बीजेपी जीती है और 12 सीटों पर कांग्रेस। वो गलत आपने लिख दिया है, शरद जी को ठीक कीजिए, उसको कांग्रेस लिखिए, क्योंकि वहां पर नाना पटोले की आपने तस्वीर भी लगाई है। ये मैंडेट आपसे कुछ कह रहा है, उसको समझना पड़ेगा। वर्स्ट परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र फॉर कांग्रेस है ये सर। हाँ बिल्कुल, ऐसा परफॉर्मेंस कभी हुआ नहीं है और ऐसा परफॉर्मेंस किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। जब मोदी जी पिक पर थे 2014 में, तब भी 42 सीटें आई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, यूपी उपचुनाव परिणाम पर बोले हैं अखिलेश यादव। उन्होंने इलेक्शन करप्शन का पर्याय बना। अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर हमला कर दिया है योगी सरकार पर। उनके हथकंडों की तस्वीरें सभी ने देखी और ऐसी जो बीजेपी ने अक्षम्य अपराध किया है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। ये बड़ा आरोप, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना है बीजेपी ने। जल्दी से मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्स अगर यहां पर बैठे सभी लोगों से ले ले। शशि जी आपसे शुरू कर रहे हैं, ये इसको किस तरह से देखें? अब अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनको लगता है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुखतम नेताओं में एक हैं, यदि उन्हें लगता है कि करप्शन हुआ है, कोई अत्याचार हुआ है, कोई दमन हुआ है, तो उन्हें उसके लिए बाकायदा आंदोलन करना चाहिए। हो क्या गया है कि विपक्ष की आंदोलन की भूमिका समाप्त हो गई है। तो जब आंदोलन की जरा भूमिका खड़ी हो, तो अगर कोई दमन हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस पर भी रोक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अब यही कहा जा सकता है जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। जल्दी से संगीत रागी जी, 7-2 का जो स्कोर है बीजेपी के फेवर में, उस पर उनका कहना है कि ये हथकंडे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए हैं। बूथ पर भी हमने इंटरव्यू देखा जहां पर वो पिस्टल वगैरह तान करके वो दिखाया जा रहा था, क्लिपिंग्स, उसके भी परिप्रेक्ष्य में यदि आप जाएंगे तो कुछ दूसरी ही बातें निकल करके आई हैं। तीसरी बात ये, जब भी पॉलिटिकल पार्टियां हारती हैं तो हार का खींच उठाती हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता यहां आकर के कुछ कह रहे हैं, और उनके प्रेस के जो पूरा इंचार्ज हैं, ओवरऑल इंचार्ज, उन्होंने तो कुछ और ही कहा दिया। तो ये तो एक बहाने होते। मुझे लगता है कि जब आप एक जगह जीतते हैं और दूसरे जगह नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप अपमानित करने लगते हैं, मशीनरी को अपमानित करने लगते हैं, पूरा जो लोग उस सिस्टम में जुड़े हैं उन पर दोषारोपण करने लगते हैं। तो ये अपने आप में गलत है। आनंद दुबे जी, क्या ये ठीक है? एक चीज बस 10 सेकंड की और मैं टिप्पणी करूं। मैं सुबह कहा था कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बनने की प्रक्रिया में है। तो उद्धव ठाकरे के जो पिताजी की विरासत जो है, परिवार से तो विरासत मिल गई, लेकिन बौद्धिक विरासत और वैचारिक विरासत को उन्होंने खत्म हो दोनों पर रिस्पॉन्स। पहले पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बताइए, क्या आप इस रिजल्ट को फेयर मानते हैं, जहां पर जनता ने बड़ा मैंडेट 230 का महायुति के लिए दिया है? और दूसरा प्रश्न, उद्धव ठाकरे आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं शिंदे साहब के सामने? सेना वर्सेस सेना में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने बता ही दिया है। अंजना जी नमस्ते। देखिए, जो भी जनादेश आया है, नतमस्तक होकर उसका स्वागत करते हैं। हमें करारी हार मिली है, हमें कुछ कमी रह गई जो जनता के नब्ज को हम नहीं टटोल पाए। हमें यकीन नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बुरी हार हमें देखने मिलेगी। हमने सोचा था कि हम जब पहलवान बनकर कुश्ती लड़ने जाएंगे तो कम से कम 2-4 राउंड हम भी पटकेंगे, हमें भी कोई पटकेगा, कुछ बराबरी का होगा और उसके बाद भले ही हम हार जाते, लेकिन अगर हम कुश्ती ग्राउंड में गए और पहले राउंड में हमें उठाकर पटक दिया और चारों खाने चित्त कर दिया, तो सामने वाले पहलवान के अंदर हमसे ज्यादा कुछ गुण है, उसके लिए उनको हम बधाई भी देते हैं। लेकिन हम इस पर यह भी कहेंगे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, नावों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। हारने से सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। उद्धव ठाकरे साहब और उनके पूरे नेतृत्व को प्रश्न चिन्ह में खड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत सारे चुनाव आएंगे, बहुत सारे संगठनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे और हम फिर अपने रिफॉर्म में आ जाएंगे। ये तो हार जीत होती है ना, इसमें हम तो बड़ा दिल हृदय रखने वाले लोग हैं।
ठीक है, आप जीते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम हारने की वजह से अब समाप्त हो गए, अब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ऐसी धारणा भी मत रखना। क्योंकि अभी अभी देवेंद्र जी के लिए शेयर कह रहे थे ना कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट के आऊंगा। तो जब वहां के लिए समुंदर हूं तो यहाँ के लिए भी समुंदर ही होता है। वक्त की बात है। होती दिस इज आनंद दुबे जी ऑन बिहाफ ऑफ उद्धव ठाकरे। लेकिन देखिए, दो स्पष्ट मैंने सवाल पूछे थे। आनंद दुबे जी, आपको इसके लिए बहुत बधाई, आपने दोनों का स्पष्ट जवाब दिया। एक, उन्होंने कहा कि हाँ, सामने वाले जो भी अखाड़े में जो उतरा था हमारे सामने लड़ने के लिए, उसमें ज्यादा हुनर और ताकत थी, हम उनको बधाई भी इसके लिए देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को कम में मत आंकना, वो कह रहे हैं आने वाले वक्त में वो संघर्ष करके पहुंचेंगे कहीं। शाहना एनसी जी, दिलचस्प है, आप बीजेपी की नेता प्रवक्ता रही और आप शिंदे साहब के टिकट पर लड़ी हैं, और मैंने पूरा नंबर निकाला था, बीजेपी के 14 ऐसे नेता थे जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे, उनमें से 7 जीते हैं। शशि जी, 7 जीते हैं 14 में से। और एनसीपी में जो 5 लड़ रहे थे बीजेपी के नेता, वो 3 उनमें से जीत गए हैं। तो कुल 19 जो ऐसे नेता थे, उनमें से 10 जीत गए हैं। दिलचस्प है आप लोगों के लिए। मन में ये कहीं पर मलाल तो नहीं रह रहा है कि चुनाव के लिए हमने अपनी पार्टी क्यों बदल ली, सिंबल क्यों बदल लिया? ना अंजना जी, महायुति के नेतृत्व ने जब तय किया कि आपको लड़ना है, तो एक परिवार से दूसरे परिवार जब घर छोटा पड़ता है या घर में आप एक्सपेंशन करते हैं, तो जॉइंट फैमिली तो बरकरार है ही। हम सब सिर्फ एक लक्ष्य के साथ यहाँ कि मुंबई की सेवा करें, मुंबई के जनहित में सेवा करें। और आपने जो पहले सवाल पूछा, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहती हूँ। क्यों जीते हम और क्यों हारे वो? जो विपक्ष महाविनाश अघाड़ी सिर्फ नकारात्मक राजनीति करे, टिप्पणी, बयानबाजी, सुबह से शाम संजय राउत की शुरुआत, फिर नाना पटोले के बयान, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि उनकी नैया तो डूब चुकी है। लेकिन जब नैया डूब चुकी है तो वो क्यों ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव्स, तुष्टीकरण की राजनीति में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं आज के पॉलिटिक्स में। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। अंजना जी, आपने देखा है कि 4 ही वोट बैंक है, महिला, किसान, युवा, बुजुर्ग, और इन लाभार्थियों के लिए इतने स्कीम्स है जिससे लोग ने विश्वास किया महायुति के ऊपर। ये ऐतिहासिक जीत, आप मुंबई जैसे शहर को देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि हाईवे, अनगिनत ऐसे काम किए गए हैं। सो इट्स पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विपक्ष सिर्फ ये मुझे बताएं कि कब कांग्रेस पार्टी से ये कहलवा सकेंगे कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा खो बैठे हैं। उबाटा सेना सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए क्या कर रहे हैं आज? वो कर रहे हैं वही राजनीति जो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल मेरा और है आपके मन में। अब तो देखिए तमाम मुद्दे उठाते रहिए, अब तो वोटिंग हो गई, अब तो नतीजे का भी दिन है। लेकिन शाहना एनसी जी, मैंने नवनीत राणा सरी के कई नेताओं, सांसदों, उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों तक से पूछा, वो सब कह रहे थे कि हम बीजेपी का सीएम चाहते हैं। आप देवेंद्र फडणवीस को सीएम देखना चाहती है या एकनाथ शिंदे को? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि महायुति के नेतृत्व ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री। हर एक राजनीतिक दल चाहेंगे कि उनके ही नेता बने मुख्यमंत्री, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जब घोषणा होती है कि कोई अनुशासन पाले नहीं। तो मैं जरूर कहूंगी अंजना जी, एकनाथ शिंदे जी एक मास लीडर हैं, उनकी बहुत पहचान है। लाडकी बहन योजना को लेके उन्होंने बेहतरीन काम किया। देवेंद्र फडणवीस जी अभ्यासी हैं और वो उनको बहुत नॉलेज है महाराष्ट्र को लेके, और अजीत पवार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अपील है। तो तीनों काम करे पद न सोचते हुए महाराष्ट्र के जनहित में। बिल्कुल, और इस बार तो अजीत पवार ने, अजीत दा ने अपना पूरा मेकओवर किया था। बृजमोहन श्रीवास्तव जी को भी एक बार दिखा दीजिए, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी का पूरा ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार परसेंटेज वाइज आप स्ट्राइक रेट उनकी देखिए
तो किस तरह की रही है। 2014 में भी जब 122 सीटें बीजेपी ने जीती थी तब भी उनकी स्ट्राइक रेट ऐसी नहीं थी। 2009 में सबसे पहले देखिए जब 119 सीटें लड़ते हुए शिवसेना के साथ लड़े थे तब 46 सीटें लाई थी, 39% स्ट्राइक रेट। 2014 में जब वो अकेले अपने दम पर 260 सीटों पर 288 में से लड़ी थी, 122 सीटें लाई थी, तब भी 47% ही स्ट्राइक रेट था। 19 में 164 पे 105 लाते हैं, 64% स्ट्राइक रेट। लेकिन इस बार 2024 में 149 सीट्स पर लड़ने वाली बीजेपी 149 सीटों में से 132 सीटें लाकर 89% के स्ट्राइक रेट पर यहां पहुंची है। लेकिन एक स्कोर कार्ड दोनों तरफ से अगर हम देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हो और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां आप खड़गे साहब को रखना चाहे, राहुल गांधी जिसको भी रखना चाहे, तो 34 राज्य ऐसे हैं जहां कुल विधानसभा चुनाव हुए हैं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं। 34 राज्यों में चुनाव हुए हैं अतुल ओंडे पाटिल साहब। एक जगह कांग्रेस ने पहली बार सरकार बनाई है, मुझे लगता है कि उन्होंने तेलंगाना वो राज्य है जहां पर पहली बार सरकार बनाई है। तो वैसे ही बीजेपी ने भी एक ही राज्य में पहली बार सरकार बनाई, ओडिशा। गठबंधन की सरकार कहां कहां बनी, तो आपकी बनी 4 और बीजेपी ने, एनडीए ने गठबंधन की सरकार बनाई 9 जगहों पर। लेकिन कांग्रेस या बीजेपी को दूसरा या तीसरा टर्म कहां मिला, तो आपको कहीं नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को, और बीजेपी को 11 राज्यों में दूसरा या तीसरा टर्म मिला है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है जिस पर आपको सोचने की जरूरत है। बृजमोहन जी दिख नहीं रहे मुझे, जुड़े हैं या नहीं मुझे बता दीजिए। अच्छा, बृजमोहन जी हमारे साथ नहीं है। सुधांशु जी, सबके आरोपों का अब आप जवाब दीजिए। चाहे वो राहुल गांधी अप्रत्याशित कह रहे हैं, पवन खेड़ा उनकी पार्टी से कह रहे हैं कि पारदर्शी नहीं रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें झारखंड में मिला। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है यूपी में और उस वजह से आप 7 पर जीत रहे हैं। देखिए, यहां पर मैं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, जो जो चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होती चली गई, त्यों त्यों कांग्रेस के हाथ से बहुमत की गाड़ी फिसलती चली गई। याद करिए 91 से 96 के बीच में जब टीएन सेशन थे तो वोटर आधार कार्ड आया। 89 के बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड आने के बाद जब से सीसीटीवी आ गए, अब कोई बूथ कैप्चरिंग असंभव है। वोटर आईडी कार्ड की वजह से किसी के लिए बोगस वोटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और जो साक्षरता दर 50% पार की है, उसके बाद भाजपा जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आ रही है। एक सेकंड, वहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब लगता है किसी भी क्षण वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। ये बड़ा जीत है। मतलब अगर आप देखिए तो झारखंड में भी एक सच्चाई है जहां पर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बन रही है, आधी सीटों पर एनडीए है। तो वहीं महाराष्ट्र में तूफान है ये महायुति के पक्ष में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। 6:30 का वक्त दिया गया था। जैसे ही पहुंचते हैं हम तस्वीरें दिखाने लगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए। तस्वीरें दिखाते रहिए और इस बीच सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी पूरी कीजिए। हाँ, देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो अंजना जी, अब मैं चूंकि आप इसमें तस्वीरों का विजुअल दिखा रही हैं, तो जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें भारतीय ये एकदम इको होने लगा, जरा ठीक करवा दीजिए, बहुत तेज इको हो रहा है। ठीक कीजिए। ये जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं का सैलाब और उनका उत्साह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, अपनी बात को समझाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है। तो आप देखिए आज कार्यकर्ताओं का सैलाब है और जनता का हमारे प्रति विचार है। वो अक्सर ऐसे मूड में नहीं मैं आप अक्सर ऐसे मूड में रहते हैं। नहीं सुनिए सची जी, देखिए एक लोग थे जो बड़ा दावा करते थे, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना तो पड़ेगा चौपाटी में। और जब चौपाटी में आए तो ऐसा ज्वार क्या सुनामी आई कि उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मुझे लगता है जो अभी विश्लेषण आपके चैनल पे दिखाया गया कि कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है, इस बात को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए। और जो मैं अपनी बात कह रहा था मैं पुनः कह दूं,
भारत की साक्षरता दर 50% पार करने के बाद बीजेपी का उदय हुआ, 60% साक्षरता दर हुई, 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद दोबारा हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, दोबारा रिपीट हुए, तीसरी बार रिपीट हुए। जो जो साक्षरता दर और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, त्यों चीजें सामने होती जा रही हैं। जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लुटते थे, तब तक उन लोगों की सरकारें बनती थी। तो वो अखिलेश यादव जी का दर्द समझा जा सकता है। यह बताइए, चुनावी हिंसाएं बंगाल को छोड़ के लगभग समाप्त हो गई। किसी दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या छवि बनी हुई थी। वो इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, शशि शेखर जी ने निश्चित रूप से ध्यान होगा, मतलब मैनपुरी के चुनाव में 2004 में हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था चुनावी हिंसा में। इस ढंग की चीजें हुई थी। अब ठीक है कि समाजवादी पार्टी को लगता होगा कि कभी वैसा ही दौर चलता रहे तो हमारा भी रुतबा चलता रहे, मगर मुझे लगता है, मैं उसे कहना चाहूंगा एक पंक्ति में कि जो हमारे लखनऊ में एक कहावत होती है कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो अखिलेश जी जो लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब राजनीति में इस पारदर्शिता के साथ के चुनाव में ही आपको सामने लाना पड़ेगा। और मैं गंभीरता से कहता हूं, यदि आपको लगता है तो दिखाइए सीसीटीवी फुटेज कहां गड़बड़ हो रही है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, लोग खटाखट वीडियो बनाते हैं। आपको ऐसा लगता है अखिलेश जी ने वीडियो तो डाला ही कह रहे अखिलेश जी ने जल्दी से, और उसके बाद उसको एडिट कर दिया, और उसके तुरंत बाद एडिट करके 23 सेकंड का किया। हाँ, यानी बहुत और उस पर कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई है नहीं, क्या थी और उसको कैसे एडिट करके दिखाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी से कोई यहाँ पर है नहीं जो उसका जवाब दे सके। अतुल साहब, जो नंबर मैंने आपको गिनाए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर बता रहा है कि 11 जगहों पर बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन आप कहीं पर रिपीट नहीं कर पाए। बहुत सारी जगहों पर चुनाव हुए। देखिए अमित शाह जी जब पहली बार महाराष्ट्र में आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने एक अहम बात कही थी। इसलिए मैं अहम इसलिए आज कह रहा हूं कि इसका मतलब जो है वो आप निकाल लेना। देश में 3 ही पद इंपॉर्टेंट है विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तहसीलदार। ये उनका कहना है, और तहसीलदार आरओ होते हैं। अब रही बात इनकी, अजीत पवार हमारे यहाँ थे तो उनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं था। 70,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया था, 70,000 करोड़ के आरोप थे। उनके जैसा करप्ट आदमी कोई नहीं था। इनके पास हो गया, अभी वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर करके है। तो ये बातें जो है ये जनता को समझती नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपने भी शेर कहा तो मैं भी एक शेर जो है वो आपको बता दूं। मैं, यही जमहूरियत का नक्श है, यही जमहूरियत का नक्श है, जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं तो कभी गद्दार बैठे हैं। आपने जिनके ऊपर आरोप किया था सभी को लिया। एक लाइन का जवाब दीजिए। लेकिन ये बोलते बोलते देखिए, ये बोलते बोलते महाविकास अघाड़ी 49 पर पहुंच गई है और 56 सीटें शिवसेना की हैं। यानी पूरा अघाड़ी को जितना आया है उससे ज्यादा तो अकेले एकनाथ शिंदे ले आए हैं। सुधांशु जी, सिर्फ दो लाइन, टाइम खत्म। हाँ, तो मैं 2 लाइन बताना चाहता हूं। इनको सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप सत्ता में बैठे हैं तो जमीन के ऊपर आंख गड़ा के रखिए। जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है।